हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वियना कांग्रेस के कार्य यानी वियना कांग्रेस ऑफ वर्किंग। तो वियना कांग्रेस से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैंने वियना का मतलब सम्मेलन आया कैसे था, कौन इसको किया था, इसके क्या उद्देश्य थे। मैंने इससे पहले कल एक वीडियो बना चुकी थी, आप लोग वहाँ पर उसको देख लीजिएगा, तब आप लोगों को सीरियल वाइज ये समझ में आ जाएगा कि वियना क्या था और वियना की कांग्रेस के जो कार्य हैं उसकी भी मैंने पूरी नोट्स डाल चुकी है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं कोशिश करूंगी कि नोट्स पूरी तैयार कर कर आपके सामने लेकर आऊं। तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ। तो आज का ये है वियना कांग्रेस के कार्य। तो वियना कांग्रेस के जो अन्य कार्य थे, वियना में सम्मेलन ने सामान्य हितों के लिए अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। इस सम्मेलन ने दास प्रथा को अन्यायपूर्ण तथा मानव अधिकार को प्रतिकूल घोषित किया। यानी यहाँ पे दास प्रथा की समाप्ति होने लगी थी और मानव अधिकार का प्रतिकूल घोषित किया गया। इंग्लैंड में दास प्रथा के विरुद्ध तीव्र आंदोलन चल रहा था। यानी इंग्लैंड में जो आंदोलन था ये मतलब किस सन की बात हो रही है, तो वियना सम्मेलन रखा गया था 1814 से जून 1815 ईस्वी तक रखा गया था। तो उसी टाइम की ये बात हो रही है। तो इंग्लैंड में दास प्रथा का विरुद्ध से तीव्र आंदोलन चल रहा था, यानी आंदोलन चल रहा था दास प्रथा को हटाने के लिए। अतः सम्मेलन में इंग्लैंड की आग्रह से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी तथा सम्मेलन का दूसरा कार्य अंतर्राष्ट्रीय विधि की दिशा में पहली बार कानून बनाया गया। यानी इसे मतलब एक तो देखिए इसी में ये मतलब ये घोषणा कर दी गई थी कि दास प्रथा समाप्त हो गया था और दूसरा कार्य इनका ये था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की दिशा में पहली बार ये कानून बनाया गया था। यानी अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से पहली बार कानून बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय नदियों का आगमन, राजदूतों की स्थिति और राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यवहार में भी कानून बनाए गए। यानी जो वहाँ पे कोई कानून इस तरह के नहीं थे कि मतलब नदियों का कहाँ से कहाँ तक उसका अंतर, जो राष्ट्रीय नदी है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरेगी, और राजपूतों की जो स्थिति थी और राष्ट्रों के मध्य जो पारस्परिक व्यवहार जो एक दूसरे के साथ था उसके बारे में भी कानून बनाया गया था। तो देखिए इसमें तीन कानून तो मेन हुए थे। एक तो दास प्रथा की मतलब ये घोषणा कर दी गई थी कि इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा ये कार्य था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में दिशा में पहली बार कानून बनाया गया था और नदियों का, राजपूतों की स्थिति और मध्य पारस्परिक व्यवहार को भी कानून बनाया गया। सम्मेलन में यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त यूरोपीय रक्षा व्यवस्था स्थापित की गई। यानी पूरी तरह से उसको जो पूरा यूरोप था उसकी रक्षा व्यवस्था करने के लिए ये स्थापित किया गया। तो वियना कांग्रेस का जो मूल्यांकन था यानी क्या था, ये इन्होंने ये ऐसे कार्य भी किए थे। तो इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी, कुछ नकारात्मक भी हुए थे। तो खैर इसका देखिए उसकी जो कार्य का मूल्यांकन था, तो वियना कांग्रेस के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि इससे यूरोप को 90 वर्ष तक शांति प्रदान की। यानी जो इसमें ये कार्य किए थे 90 वर्षों तक शांति प्रदान की थी। देखिए क्यों शांति किस तरह से हुए थे, तो सिंपल वे में देखिए एक तो ये था कि राजदूतों की स्थिति सही होगी थी, सबसे बड़ा जो दोष था दास प्रथा का वो भी समाप्त हो गया था और अंतर्राष्ट्रीय में जो भी था पूरा कानून बना गया था। तो इसी वजह से पूरे यूरोप में 90 वर्षों तक शांति स्थापित थी। लेकिन इस व्यवस्था के कई दोष और गुण थे जो इस प्रकार है। मतलब इस व्यवस्था के देखिए हर चीज़ के दो पहलू भी होते हैं, एक गुण भी थे इसके और दोष भी होते हैं। तो ये देखिए इनके दोषों की बात की जाए यानी नकारात्मक की बात की जाए तो पहले मैं नकारात्मक इसकी बता देती हूँ। तो वियना का नकारात्मक कार्य जो था, तो देखिए प्रतिनिधियों का सर्वार्थपरता, यानी उसकी जो प्रतिनिधि जो थे उसका भी क्या मतलब उसका क्या स्वार्थ पड़ा इस पे। तो देखिए इसकी व्यवस्था में पहला दोष यह था कि प्रतिनिधियों में यूरोपीय रक्षा ना करके केवल राज्यों के स्वार्थ के लिए कार्य किया। यानी पूरे यूरोप की रक्षा ना करके सिर्फ केवल राज्य के स्वार्थ के लिए, यानी राज्य की जो पूरा राज्य का जो मतलब अपने स्वार्थ के लिए ये पूरा कार्य किया गया था। इसीलिए हेजन कहते हैं कि सम्मेलन के इन कार्यों के पीछे किन्हीं ऊंचे सिद्धांतों को ढूंढ निकालना असंभव है। केवल
स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर सब सौदे और समझौते किए गए थे। जैसे कि सिद्धांत में ये था, तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई सिद्धांत में, उस सिद्धांत को आप पूरा पढ़ लेंगी तब आपको ये बातें और आसानी से समझ में आएगी। तो उसमें यही कहा गया था कि मतलब वो अपने इस सम्मेलन में अगर उपस्थित हुए हैं तो उसका मेन ये था कि कोई अपने स्वार्थ के लिए था, कोई पुराना बदला लेना चाहता था और कोई अपना मतलब अपना इसमें कार्य करना चाहता था। तो इस वजह से वो सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये सम्मेलन में जो कार्य किए गए थे उस कार्य में भी देखिए अपना मतलब मतलब अगर मेन चीज़ निकाली जाए तो उनका क्या सिद्धांत है ये निकालना असंभव है। लेकिन वो सिर्फ केवल अपने मतलब स्वार्थ की भावना से यानी स्वार्थ के लिए ही वो प्रेरित होकर सब सौदे और समझौते करते थे। वहाँ पे तो शांति स्थापित की गई थी, कानून बनाया गया था, दास प्रथा का अंत किया गया था, लेकिन उसके पीछे अपना स्वार्थ था छिपा हुआ था। तो वहाँ की विजेताओं के बीच लूट के माल को लेकर सौदेबाजी और अपमानजनक झगड़े होते थे। वहाँ की जो मतलब विजेताओं जो थे, जो विजेता थे, तो उन दोनों उनके बीचों में जो लूट के माल रहते थे, यानी कि जो वहाँ से लूट खसोट के जो पूरे माल मिलते थे, वो उसके लिए भी यानी लूट के माल होने के बावजूद भी सौदेबाजी और अपमानजनक झगड़े होते थे। या निश्चित सिद्धांतों की व्यवस्था की जाती है तथा प्रतिनिधियों के हित में सुरक्षा शांति पर ध्यान देते तो न्यायोचित व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। यानी उन लोग अगर अपने हित के लिए अगर वो नहीं करते और यहाँ पे सौदेबाजी और अपमानजनक झगड़े नहीं होते तो यहाँ पर एक सुरक्षा शांति पर ध्यान दे और अगर सुरक्षा शांति पर ध्यान देते तो ये न्यायोचित व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। तो खैर पहला ये नकारात्मक कारण ये पड़ा है, तो मैं दूसरा ये बताती हूँ कि राष्ट्रीयता की उपेक्षा जो थी, तो सम्मेलन में राष्ट्रीयता के सिद्धांत की उपेक्षा की गई थी और फ्रांस की क्रांति ने पोल, जर्मन और इटालियन, स्पेन लोगों के उच्छाम राष्ट्रवाद उत्पन्न कर दिया था। यानी यहाँ पे जो मतलब क्रांति के कारण ये जो इतने चार मतलब ये कंट्री हैं, पोल, जर्मनी, इटालियन और स्पेन के जो लोग थे, तो उसमें राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया था और वे राष्ट्रीयता की एकता चाहते थे, लेकिन उन्हें विभाजन, निरंकुश शासन के अत्यंत अंतर्गत रखा गया था। यानी उनके विभाजन और निरंकुश शासन के अंतर रख दिया गया था। तो बेल्जियम को हाईलैंड और नॉर्वे को स्वीडन से मिला दिया गया था। यानी बेल्जियम जो था उसको हाईलैंड से मिला दिया गया और जो नॉर्वे था उसको स्वीडन से मिला दिया गया था। तो देखिए ये दो महत्वपूर्ण ऐसे कार्य थे जो उसमें मतलब नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ा। और सकारात्मक की क्या बात की जाए तो देखिए सकारात्मक की सबसे पहले तो बात यही थी कि वहाँ पर दास प्रथा की निंदा की गई थी, यानी दास प्रथा को ये समाप्त कर दिया गया था। तो दास प्रथा 1897 ईस्वी में इंग्लैंड को द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो यहाँ पे 1807 ईस्वी में ही इसके दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। और इंग्लैंड में फ्रांस के मध्य अगर बात की जाए तो फ्रांस के मध्य प्रस्ताव के द्वारा दास प्रथा को सभ्यता व मानव अधिकार के विपरीत घोषित किया गया और अनैतिक व आगामी माना गया। यानी जो मानव की बात की जाए तो उसकी विपरीत था, तो इसीलिए 1807 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो सबसे पहला सकारात्मक अगर प्रभाव पड़ा उनके कार्य में तो वो दास प्रथा की निंदा थी। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में सभ्य राज्यों के पारस्परिक संबंधों को लागू होने वाले नियमों और रीति रिवाजों का संकलन किया गया, यानी संकलन किया गया। तो यहाँ की जैसे बात की जाए तो अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि की बात की जाए तो वहाँ पे जो संबंध पूरे मतलब जितने भी रीति रिवाज थे अंतर्राष्ट्रीय विधि में पूरा कानून इस पे बना दिया गया था। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदियों में भी, और देखिए तीसरी पॉइंट अगर देखी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नदियों में को सभी देशों से खोलना, यानी जो वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नदियों का जो मैंने बताया था कि जो उनके अन्य कार्य थे तो उन कार्यों में जो नदियों का आगमन किया गया था तो वही बात यहाँ कही गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय नदियों को सभी राष्ट्रों के लिए खुला रहने की सामान्य प्रणाली बनाई गई। यानी अब यहाँ पर पूरी तरह से नदियाँ एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक ऐसी प्रणाली बना दी गई थी। तो यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था की स्थापना की बात की जाए तो शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था कहा गया है, यानी
पूरे यूरोप में शांति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी और इसी को यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था कहा गया है। इसी को यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था कहा गया। तो इस वीडियो में मैंने इतना पूरा बता दिया कि उसके कार्य क्या थे। उससे पहले मैंने ये क्यों आया था सम्मेलन, इसके सिद्धांत बता दिए थे, इसमें मैंने पूरे कार्य बता दिए हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो के लिए। आप लोग ये वीडियो कैसी लगी आप लोग चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।